अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मेहर ओमा बाइज़ार इमरान का लास्ट एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। कमरे की बालकनी में खड़े हल्के हल्के नीले आसमान पर नज़र जमाए वो गहरे सोच में डूबा हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी का एहसास उसे हो चुका था, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो उंगलियों को एक दूसरे के साथ हरकत देती, लब काटती, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, उसके करीब आई और उसके सामने आ खड़ी हुई। आहद ने गहरी सांस भरी और फिर चेहरा झुकाकर उसे देखा। जमरा को लगा वो उससे सवाल करेगा, उस पर गुस्सा होगा या खफा होगा, लेकिन थक गई होंगी। वह हल्की आवाज में कहते उसका हाथ थामते कमरे में आया और उसे बेड पर बिठाते हुए वो खुद उसके घुटने के पास बैठ गया। जमरा ने कुछ हैरानगी के आलम में उसे देखा। आहद, उसकी आवाज़ सरगोशी नुमा थी। आहद हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने बहुत नरमी से जमरा का हाथ थामा और लबों से लगाते हुए उसका हाथ चूमा। मम्मी कहती हैं तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, बिल्कुल जोहरा की तरह। जमरा थम गई। बोलने के लिए लब खोले, लेकिन मानो अल्फाज भूल गए हों। वो गलत कहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम जाना चाहोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नफीमा गर्दन को जंबिस दी। मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में बहुत खुदगर्ज हूँ। उसने बहुत आहिस्तगी से जमरा के गोद में सर रख दिया। उसका सुकून सिर्फ ये औरत थी। वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, वो औरत ना उसके जहन से उतरती थी न दिल से। 8 साल गुजर गए, लेकिन ये मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बाज़ मोहब्बतें ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात लाती हैं। उसकी मोहब्बत भी कुछ इसी तरह थी, लेकिन खैर। जमरा ने हलक तर करते हुए अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। सब झूठ बोलते हैं, मैं भला अपने आहत को छोड़कर क्यों जाऊंगी? जमरा सिर्फ और सिर्फ आहत की है। वो उसे किसी बच्चे की तरह यकीन दिला रही थी। अपना हाथ उसके चेहरे पर सहलाते वो उसकी बुरी आंखों में देखती रही, जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी। मैं अपना सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। बेबसी ही बेबसी थी। जानती हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तकदीर ने हमें भले ही गलत वक्त पर एक दूसरे के साथ जोड़ा हो, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ झुककर आहद का माथा चूमा। आहद ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या मैं इसे इजहार मोहब्बत समझूं? आहद की आंखों में एकदम ही शरारत झलकी। जमरा के लब बेसाख्ता हुआ हुए। नहीं, मेरा मतलब है कि जबान लड़खड़ाई। मैं बस इतना कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा ही नहीं सकती, बेड़ी ही ऐसी डाली है। आधी बात दिल में रह गई। और अगर तुम चली गई तो? वो ये सवाल सिर्फ उससे नहीं खुद से कर रहा था। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, पिंकी प्रॉमिस। उसने अपनी सबसे छोटी उंगली आहद की तरफ बढ़ाई। आहद ने भवें भीज कर उसे देखा। पिंकी प्रॉमिस? हाँ, ये वाला प्रॉमिस बहुत स्ट्रांग होता है। जमरा ने बड़ी संजीदगी से बताया। आहद ने आंखें गोल करते गहरी सांस भरी और अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली में फंसाई। जमरा की मुस्कुराहट गहरी हुई। हो गया ना अब तुम्हें यकीन? अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने अपनी उंगली आज़ाद करवाते हुए कहा, लेकिन इस बार आहद ने हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम पार्टी कैसी रही? जमरा की आंखें हैरानगी से फैली थीं। मुझे कैसे पता चला, यही सोच रही हो ना? मायने खींची होठों पर सजाए हुए आहद ने उसे देखा। जमरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे किसी शौक में चली गई थी। हाथ चिपचिपे हैं तुम्हारे? आहद ने दराज से वेट वाइप्स निकालते हुए और एक एक करके उसके दोनों हथेलियां साफ की। जमरा शर्मिंदगी से उसे तकती रही। सॉरी, तुम्हें नींद की गोलियां देने के लिए। उसकी मिनमिनाहट सुनते हुए आहद के होठ बेसख्त तिरछे हुए। सॉरी क्यों बोल रही हो? बल्कि तुम तो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई हो। मुझे नींद की गोलियां देकर तुमने बताया कि कितना ख्याल है तुम्हें अपने शोहर का। जमरा को पहले लगा वह तंज कर रहा है, मगर उसके तासुर कोई और ही कहानी सुना रहे थे। ऐसे हैरान मत हो, मैं पिछले एक हफ्ते से ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी इन गोलियों से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वह चंद में मशकूक निगाहों से उसे देखती रही, फिर बेइख्तियार ही खिलखिला दी। फिर मैं तुम्हें रोज नींद की गोलियां दूंगी ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। आंखों में शरारत झलकी। आहद ने फौरन नफी में सिर हिलाया।
नहीं नहीं, तुम्हें यह एहसान दोबारा मुझ पर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। वो उठ खड़ा हुआ। उस औरत से उसे वैसे ही खौफ आता था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सर तक खुद पर लिहाफ डालते हुए आंखें बंद कर गई थी। आहद ने तशक्कुर से सांस भरी और कमरे से निकल गया। चंद लम्हे बाद वो सुल्तान के ऑफिस में बैठा था। गहरे भूरे रंग की टी शर्ट पर सियाह स्वेट पैंट में मलबूस वो कॉफ़ी का मग उठाए सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने की इजाज़त मिली तो दरवाज़ा खुला और शेरा अंदर दाखिल हुआ। वो अदब से उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ क्या किया है? ठहरा हुआ लहजा, नजरें अब तक स्क्रीन पर थी। केसर को फांसी चढ़ाकर उसकी मौत को हादसा करार दे दिया है। सुबह तक पूरे गांव में खबर फैल जाएगी। आहत के बेतासुर से चेहरे को शायद मुस्कुराहट ने छुआ। सारे खेल खत्म हुए। अब रहा आखिरी खेल जो सिर्फ आहद इब्राहिम खेलेगा। अगली सुबह सब नाश्ते की मेज पर मौजूद नाश्ता नोश फरमा रहे थे, सिवाय जमरा को छोड़कर। आहद ने अपनी प्लेट में कुछ भी डालने से पहले उसकी प्लेट में खाना डाला। वो हमेशा पहले उसकी प्लेट में खाना डालता था, लेकिन जमरा की प्लेट वैसे ही भरी पड़ी थी। वो मुंह बनाए नाश्ते को देखती जा रही थी, जैसे कोई रियाजी का सवाल हो। आहद को नखियों से उसकी यह हरकत बखूबी नोट कर रहा था। क्या हुआ है, खा क्यों नहीं रही? बिल आखिर उसने जमरा से पूछ लिया। मुझे ये नहीं खाना। ये जुमला निहाल का हुआ करता था, जो आज जमरा के मुंह से निकला था। ताज्जुब भरी बात थी। लेकिन कल मेरे पूछने पर तो तुमने ही मुझे बताया था कि मैं निहारी और पराठे बना लूं। जहां आरा ने ना समझी से उसे देखा। हाँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा। उसका मुंह अब तक बना हुआ था। उसने प्लेट परे कर दी। क्या खाने का दिल कर रहा है? शौहर के पूछने पर उसका चेहरा बेइख्तियार ही रोशन हुआ। मेरा दिल बहुत अच्छा वाले खाने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या वो नहीं समझ आ रहा। मैं इस पर बेसाख्ता दबी दबी हंसी की आवाज़ गूंजी थी। आहद ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाओ और आराम से सोचो, फिर मुझे बताओ, ठीक? आहद ने तहम्मुल से कहा तो वो अस्पात में सर हिलाती हुई उठी और डाइनिंग रूम से चली गई। तुम्हारी बीवी की जबान तो खराब थी ही, अब दिमाग भी खराब हो गया है। रईसा तासुब से सर झटकते हुए हल्का सा हंस दी। आहद ने जवाब नहीं दिया था। वो कुर्सी खींचकर उठा और वहां से निकलते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसी दौरान काजल का फोन बजा। उसने स्क्रीन रोशन करके देखी और उसका चेहरा एकदम ही दंग रह गया। केसर की गाड़ी गांव के कोने में जल्दी मिली है और इतला मिली है कि केसर उस गाड़ी में मौजूद था। प्लेट पर चलते हाथ रुक गए। सब एक दूसरे को देखा। तो मतलब वो आइसक्रीम खाने नहीं गई थी? इब्राहिम के लहजे में कोई गुस्सा, कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि वो पूरे गांव को एक मिसाल देने गई थी कि उसके खिलाफ जाने वाले का अंजाम क्या हो सकता है। वो सब जानते थे यह हादसा नहीं था, और वो सब ये भी जानते थे कि पूरा गांव भी जान चुका होगा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया तो जमरा फोन में मशगूल बेड पर बैठी थी। वो उसके पास आकर बैठा। घरवाली? पुकार पर जमरा ने फोन पर से ध्यान हटाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो उसके बदले रवैये के मुतालिक पूछ रहा था। जमरा ने फोन रखा और नफी में सिर हिलाया। मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाने लगी? वो बोलते वक्त नजरें चुरा गई। आहद ने बात को मजीद नहीं करेदा। चलो तैयार हो जाओ, हम आज बाहर नाश्ता करेंगे। उसने उसका दिल बहलाना चाहा। इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा थी। आहद ने आबरू उठाकर उसे देखा। 2 दिन पहले यावर खयानी तुमसे मिलने क्यों आया था? आहद के तासुर सिर्फ एक लम्हे के लिए बदले थे, मगर फिर वो संभल गया। तो तुम अपने शौहर की जासूसी करती हो? वो ताज्जुब से बोला। मुझे ऐसा कुछ करने का शौक नहीं है। उस दिन मैंने बस ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हारी दफ्तर की रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया था, तो उसने बताया कि उसका बॉस किसी यावर खियानी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में मसरूफ़ है। ज़रूरी का लकब उसने तंजिया डाला था। आहद ने मानी खींची नज़रों से इस्बात में सर हिलाया। मैं उसे डील करने के लिए मिला था। साफ शफाफ झूठ। उसे मैंने उसके फ़ायदे की प्रॉपर्टी की फ़ाइल दी और बदले में अपनी फ़ाइल ले ली। वो उस इत्मीनान से सब बता रहा था। कोई और होता तो यकीन कर लेता, लेकिन वो जमरा सुल्तान थी। मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे सच बताओ, क्यों मिले थे तुम उससे? उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। वो उस शख्स की झूठ बोलने की आदत से तंग आ चुकी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम यकीन नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने सादगी से कंधे उचका दिए। जमरा ने लब भींच लिए। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, दफा हो जाओ यहाँ से। उसका लहजा गुस्से से लबरेज था। आहद ने शिकस्त भरी सांस भरी।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना खुद लेकर आता हूँ। वो गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से निकल गया। वो उकताहट से बस बैठी रह गई। आसमान सियाह पड़ रहा था। रात गहरी और हवा नमी ज़्यादा थी। बारिशों का मौसम नज़दीक था। ऐसे में यावर खयानी की रहायशगाह में देखो तो दो चाय के खाली प्याले मेज पर पड़े थे। आमने सामने इब्राहिम और यावर बैठे थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इब्राहिम साहब, और मैं बहुत जल्द उस प्रॉपर्टी के क्लाइंट को अपनी तरफ कर लूँगा। बस आपको सब्र से काम लेना है। यावर तहम्मुल से समझा रहा था। उकताहट के मारे इब्राहिम के माथे पर बल पड़े। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतने महीनों से मैं क्या कर रहा हूँ सिवाय सब्र के? मैं जानता हूँ, लेकिन इन कामों में तो सालों लग जाते हैं। उसकी बात पर इब्राहिम ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कामयाब होने में बरसों लगते हैं, बर्बाद होने में एक लम्हा भी नहीं लगता। या तो तुम आहत से डर रहे हो, या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, वरना अब तक आहत बर्बाद हो चुका होता और समरा की गद्दी पर आहत इब्राहिम होता। यावर ने बदवक्त थूक निकला। उन्हें जैसे बेईमानी की बू आने लगी थी। आपके दोनों शक सच हैं बाबा। इब्राहिम के बल गायब हुए, चेहरा फक हुआ और वजूद बर्फ बन गया था। सांस रोके बेइख्तियार रुख मोड़कर देखा। दरवाजे से टेक लगाकर सियाह शलवार कमीज में मलबूस आहद इब्राहिम खड़ा था। उसने अपने शानों के गिर्द सियाह शॉल ओढ़ रखी थी, जो उसके शाहाना शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रही थी। इब्राहिम जामिद से उसे देखते रहे, जो सर्द सी मुस्कुराहट के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। आहद, तुम यहाँ? सवाल नहीं था, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश थी। आप मुझे बर्बाद करने में कामयाब नहीं हो सके बाबा, तो सोचा खुद ही आकर आपको कुछ टिप्स दे दूं। वो एक आंख दबाकर उनके सामने आ बैठा। इब्राहिम ने यावर को देखा, जिसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कंधे उस्का दिए। तुम दोनों साथ थे? उनका दिमाग जैसे हर खेल को समझ रहा था। बाबा, बहुत सवाल हैं आपके, मैं जानता हूँ। मेरा भी पिछले 1 साल से यही हाल है। क्यों ना हम किसी अच्छी अकेली जगह पर जाकर एक दूसरे के सवालों के जवाब दें। यह रात बहुत लंबी होने वाली थी और इस बात का अंदाजा आगा इब्राहिम को हो गया था। 6 स्टार होटल का कमरा शांत पड़ा था, लेकिन आगा इब्राहिम के अंदर तो सिर्फ शोर ही शोर था। सामने लैपटॉप खुला रखा था। स्क्रीन की रोशनी सीधा इब्राहिम के चेहरे पर पड़ रही थी। उनके तासुर यूं थे जैसे उनके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके हों। अब बताएं बाबा, आपने क्यों किया ये सब? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? क्या आपने उनका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया? आहत के लिए अफसोस, मायूसी बहुत छोटे अल्फाज थे। वो उन्हें उन नज़रों से देख रहा था जो एक बाप कभी भी नहीं देखना चाहेगा अपने बेटे को नज़रों से। आपको ताकत की हवस ने इतना अंधा कर दिया कि आप हर हद पार कर गए। वो हकारत से कह रहा था। इब्राहिम की नज़रें स्क्रीन पर जमी थी। आप इतना गिर गए कि आपने अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दिया। वो असफट पड़ा था। नफरत, सिर्फ नफरत थी। उसने मजबूर किया था। मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने एक रिश्ता टूट जाने पर तमीज़ की सारी हदें पार कर दी थी। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बता रहे थे। उसने मुझे बहुत उकसाया। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आज उनकी आखिरी बात पर चौंक उठा। क्या मतलब? कौन सी बात? कैसी बात? वो सीधा होकर बैठा। सुल्तान जान चुका था जैन इस शादी के लिए सिर्फ इस गद्दी और गांव की सियासत के लालच में आकर माना है। उसे समरा से मोहब्बत नहीं थी। मेरी मजबूर करने पर वो राजी हुआ था। आज साकित हो गया था। उसने गहरी सांस भरते हुए बेइख्तियार ही अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं जानता था कोई तो बड़ी बात होगी। वो आपके काले करतूत सारे गांव, सारे खानदान के सामने ना ले आए, इसलिए आपने उनकी जान ले ली। इब्राहिम के तासुर सर्द पड़ गए थे। वो जानते थे वजाहत के लिए कुछ नहीं बचा। जानते हैं आपको जहर किसने दिया था? इब्राहिम ने तेवरा कर सर उठाया। जमरा ने। वो सांस लेना भूल गए। आपने उसे उस जंग में तड़पने के लिए छोड़ा था, बस उसी का हिसाब चुकाया उसने। वो अब हर एक चीज़ बता रहा था, हर एक सच। वो जानती है कि उसके बाप का हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसके बाप का कत्ल किया गया था। और जानते हैं सबसे बुरी खबर क्या है? कि वो अब तक अपने बाप के कातिल की शिनाख्त पता करवाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ एक सबूत, सिर्फ एक सबूत बाबा, और वो जो अब तक इंतकाम की आग में जलती आ रही है, वो उसी आग में अपने बाप के कातिल को भी जला देगी। इब्राहिम का दिल मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उनका जहन सुन पड़ता जा रहा था। उसे उसे कैसे पता चला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खौफ, उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था।
शक उसे हो गया था, यकीन मैंने दिला दिया। इब्राहिम ने बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे फिलहाल के लिए भटका दिया है। उसे पता है कि किसी भाई ने ही उसके बाप को मारा है, लेकिन किस भाई ने ये नहीं जानती वो। तशक्कुर भरी सांस हवा में खारिज हुई। आहद ये देखकर मायने खेजी से मुस्कुराया था। लेकिन मैं बहुत जल्द उसे बताने का इरादा रखता हूँ। इब्राहिम का चेहरा पल भर में बदला था। ऐसा मत करना आहद, उन्होंने उसे तंबी किया। क्यों नहीं बाबा, चले ठीक है, मैं उसे नहीं बताता, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो अब मुद्दे पर आया था। इब्राहिम ने आबरू उठाकर उसे देखा। आहद ने अपना वक्त लिया। इब्राहिम की बेसब्री उसे लत दे रही थी। आपको पूरे गांव के सामने अपना जुर्म कबूल करना होगा, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि खुद को कानून के हवाले भी करना होगा। इब्राहिम के जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जानते हो क्या कह रहे हो? वो गुस्से से गरजे। ये मैं आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ बाबा, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, उसने सादगी से बताया। इब्राहिम सर झटकते इससे जा यहाँ से। मेरे फायदे के लिए? मेरे यहाँ? माथे की तरफ इशारा किया। पागल लिखा है क्या? देखें बाबा, अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो मुझे जमरा को सच बताना पड़ेगा, और जब उससे सच्चाई का इल्म होगा तो। वो थोड़ा आगे होकर बैठा। जमरा आपको ऐसी मौत देगी कि आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि वो अपने कानून खुद बनाती है। कोई पुलिस, कोई शख्स आपको उसके कहर से नहीं बचा सकेगा, मैं भी नहीं। उसका कहा हर एक लफ्ज सच था। इब्राहिम के कंधे बेबसी से ढलक गए। तुम मेरे बेटे होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो रो पड़े। उनका अपना खून उनके खिलाफ था। शायद इसे ही मकाफाते अमल कहते हैं। ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ। अपने ही भाई के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आहद, मैं कसम खाता हूँ, मैं जमरा को अब कभी नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बस ये नहीं कर सकता। मेरी बची कुछ जिंदगी मैं सुकून से गुजारना चाहता हूँ। वो मिन्नत करने लगे। आंसुओं से उनका चेहरा तर हो गया था, मगर सामने बैठा शख्स आहद इब्राहिम था। उसके ज़ात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने अपनी बीवी को भी उसी तरह रोते तड़पते देखा था। वो कैसे उस शख्स को बख्श दें जिसने उसकी बीवी को सिर्फ तकलीफ ही दी थी। सिर्फ 1 महीना है आपके पास बाबा, इसके बाद एक भी मजीद दिन मैं आपको नहीं दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। एक नज़र बाप पर डालते वो कमरे से निकल गया। इब्राहिम बस आस भरी नजरें दरवाजे पर जमाए रहे। वो रात बहुत सर्द थी, बारिशों का मौसम था, और इस वक्त भी बादल आसमान में गरज रहे थे। उस वक्त हवेली में कोई नहीं था सिवाय सुल्तान और जमरा के। सब शहर गए थे किसी रिश्तेदार की शादी पर, लेकिन जमरा जाना नहीं चाहती थी और सुल्तान उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। जमरा अभी ही सोई थी। सुल्तान अपने ऑफिस में बैठे ज़मीनों के कागज़ संभालने में मसरूफ थे। दरवाज़ा एकदम खुला और उनके 2 भाई अंदर दाखिल हुए थे। सुल्तान ने भवें भींचकर उन दोनों को देखा जो उनके सामने कुर्सी पर आकर बैठे। इससे पहले कि आप पूछें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। बशर ने बात का आगाज़ किया। भाई, एक रिश्ता टूट जाने से बाकी रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाया करते। आपको अब इब्राहिम भाई से सुलह कर लेनी चाहिए। आखिर को हमने साथ रहना है। बशर की बात पर सुल्तान ने आंखें गोल की। किसने कहा हमने एक साथ रहना है बशर? उन दोनों भाइयों ने नासमझी से सुल्तान को देखा। इब्राहिम भाई अपनी फैमिली के साथ अपने घर जा सकते हैं। वैसे भी आहद अब इतना काबिल हो गया है कि वो आसानी से जिम्मेदारी उठा सकता है। इब्राहिम को लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम मुझे जाने का कह रहे हो? वो जैसे यकीन नहीं कर पा रहे थे। देखे सुल्तान भाई, मैं मानता हूँ जैन ने। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि सुल्तान ने उनकी बात काट दी। तुम नहीं जानते बशर, मेरे पीठ पीछे क्या साजिश हो रही थी। जैन ने अच्छा किया खुद रिश्ता तोड़ दिया, वरना मैं खुद तोड़ देता। उनका लहजा सर्द था। वो अब नरम लहजा उनके साथ इस्तेमाल करते भी नहीं थे। क्या मतलब है भाई साहब? बशर हर चीज़ से नावाकिफ नजर आ रहे थे। ये तो तुम अपने बड़े भाई से पूछो बशर, जिन्हें रिश्तों का लिहाज भूल गया है। इब्राहिम के माथे पर पसीने छूटने लगे थे। वो उनकी बातों से इतना तो जान ही चुके थे कि सुल्तान को भनक पड़ चुकी थी। वो हमेशा से समझते आए थे कि जैन मोहब्बत करता है उनकी बेटी से, लेकिन जब उन्हें जमरा से ये पता चला था कि जैन ने सिर्फ इब्राहिम के कहने पर हामी भरी थी, तो उनकी छठी हिस्स ने उन्हें यह अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर दिया था कि रिश्ता किसी मोहब्बत अपनायत से नहीं किया जा रहा था। आखिर को वो गांव के सरबराह थे।
वो दुनिया के सियासत से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। मुझे लगता है हमें शहर के लिए निकलना चाहिए बशर। हम दोनों बाद में आराम से बात कर लेंगे। इब्राहिम ने और बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो बशर के साथ उठ खड़े हुए और जितनी खामोशी से वो अंदर आए थे इतनी ही खामोशी से बाहर निकल गए। चंद लम्हे सुल्तान खाली नजरों से बंद दरवाजे को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई और ऑफिस चेयर पर पीछे को टेक लगाते आंखें बंद कर लीं। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि रिश्ते कितने ही गहरे क्यों ना हों, अगर उनमें हदबंदी कायम ना रखी जाए तो वह ऐसे ही डस लेते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसमें हदूद रखना रिश्ते को धोखे और हसद से बर्बादी से बचा लेता है। आसमान मजीद जोर से गरजा और एकदम ही बारिश तेज हो गई। वो गहरी सांस भरकर उठी। उनका दिल अजीब सा हो रहा था। वो उस वक्त सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहते थे। वो दरवाजे की तरफ आए और उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया। सामने आगा इब्राहिम खड़े थे। आप तो बशर के साथ चले गए थे? आंखें सुकेड़ कर इब्राहिम को देखा। हाँ, लेकिन मैंने बशर को भेज दिया, ये कहकर के मुझे अचानक किसी दोस्त की फौतगी पर जाना पड़ रहा है। वो सर्द लहजे में कहते अंदर दाखिल हुए और दरवाजे बंद कर दिया। उस वक्त हवेली में सिर्फ 3 लोग थे, जमरा, आगा इब्राहिम और सुल्तान हाकिम। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही जान चुके हो, आखिर को सियासत पता है तुम्हें? वो आगे बढ़े मगर सुल्तान अपनी जगह खड़े रहे, हर एहसास से आरी चेहरा। मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि सांपों को सर आंखों पर बिठा रखा था। हकारत भरे लहजे में वो कह रहे थे। बारिश अब अचानक से कम हो गई थी मगर बिजली अब तक कड़क रही थी। आप जैसे लोग तो इज्जत के भी लायक नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी इस गलती को खुद सुधार दूंगा। इब्राहिम सर्द सा मुस्कुरा दिए। अच्छा, और क्या करोगे तुम? तंजिया पूछा। पूरा गांव और खानदान आपको इज्जत की नज़र देखता है। मैं उन सबको बताऊंगा कि कितना घटिया चेहरा छुपा है इस शराफत के पीछे। वो गुर्राए थे। मेरे खिलाफ करोगे तुम सबको? मेरे खिलाफ? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से करने दूंगा? वो इस्तज़ाइया हंस पड़े। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ सुल्तान, सब भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। जो शख्स पीठ पीछे वार करे उस पर एतबार करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। मैं ये भूल एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता। सुल्तान की बात पर इब्राहिम ने लब भींच लिया। तो तुम नहीं मानोगे? ठीक है फिर। सुल्तान को लगा वो मर जाएंगे, मगर अगले ही लम्हे जो हुआ उनकी सोच से भी परे था। इब्राहिम ने अपने वेस्ट कोट से बंदूक निकाली और अपनी कनपट्टी पर तान दी। सुल्तान की आंखें खौफ से वाह हुई। इज्जत इंसान को जीने का हौसला देती है, अगर वही तुम मुझसे छीन लोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बेहतर है मैं इससे पहले ही खुद को मार दूं। सुल्तान ने आवाज बागता नफी में सर हिलाया। वो आगे बढ़ने ही लगे थे कि इब्राहिम ने उन्हें दूसरा हाथ उठाकर उनकी जगह पर रोक दिया। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? नीचे करें इसे। उनकी आवाज़ काँप रही थी। एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगे मैं मान लूंगा। मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, बस एक मौका दे दो मुझे वजाहत का। वो सुल्तान से मिन्नत करने लगे। भाई की मोहब्बत भाई के फरेब पर गालिब आ गई थी। सुल्तान ने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। वो दोनों ऑफिस के अंदर रखे हुए सोफे पर बैठे। सुल्तान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हद होती है बचकानी हरकत की। इब्राहिम ने एक मोहतात नज़र उन पर डाली, पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। इसे पियो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। सुल्तान ने बदले में उन्हें घूरा। अजीब जबरदस्ती थी। उन्होंने फिर भी गिलास लिया और पानी हलक में उतारा। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन इस बात का यकीन रखो, मेरा तुम्हें और जमरा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जमरा को मैं वाकई अपनी बहू बनाना चाहता था। हाँ, मेरे दिल में लालच ज़रूर आ गया था। वो कह रहे थे और सुल्तान पास खिड़की को देखते सुन रहे थे। बारिश कम ज़्यादा हो रही थी और अब बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। भाई साहब, ये मेरे सामने नाटक करना फजूल है। बेहतर है आप ये बंद कर दें, क्योंकि इसका असर मुझ पर नहीं होगा। और अगर तो आपको लग रहा है कि बंदूक रखकर आप मुझे यकीन दिला देंगे, तो गलत हैं आप। उनका सर्द लहजा और कड़वे अल्फाज सुनकर इब्राहिम की हथेली मुट्ठी में तब्दील हुई। आसमान पर बिजली एकदम ही जोर से गरजी। सुल्तान को अपनी आंखें एकदम ही भारी होती हुई महसूस हुई। तुम बहुत पछताओगे सुल्तान। सुल्तान ने उनकी बात किसी मिनमिनाहट से सुनी थी। उनकी आंखों के आगे अचानक धुंध छाने लगी। वो जोर जोर से हथेली से अपनी आंखें रगड़ने लगे। सर भारी होने लगा था।
सुल्तान ने इब्राहिम का धुंधला सा वजूद देखा। सामने बैठे इब्राहिम की निगाहें कराहत से लबरेज थीं। अचानक उन्होंने सोफे पर पड़ा हुआ तकिया उठाया और लम्हे भर में उसे सुल्तान के चेहरे पर रख दिया। तकिया जोर से दबाया गया और सुल्तान का निढाल वजूद तड़पने लगा। मज़ाहमत की तमाम कोशिशें बेतासुर साबित हुईं। आखिरकार जिस्म सुन पड़ा, हाथ पहलू में गिर गए और सर बेहिस्सो हरकत दूसरी तरफ ढलक गया। आसमान पर बिजली कड़कड़ाना बंद हुई और बारिश सुस्त पड़ गई। इब्राहिम ने तकिया हटाया और सुल्तान का बेजान वजूद देखा। उन्हें लगा था कल सुबह के बाद उनकी ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था उसी लम्हे से उनकी जिंदगी की असली जंग शुरू होने वाली थी। मकाफात अमल का चक्कर। वो एक अंधेरी जगह पर निढाल लेटे थे। उन्होंने खुद को बेबसी से रोते भीख मांगते देखा, रहम की भीख। उनके आसपास कीड़े रेंग रहे थे। उनका पूरा वजूद जंजीरों में कैद था और उन्हीं जंजीरों की वजह से जिस्म में गहरे जख्म थे जिन्हें कीड़े खा रहे थे। वो दर्द से करा रहे थे। आवाज़ देने के लिए पुकारना चाहा, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। उसी लम्हे हलक से एक चीख बरामद हुई थी और उनका वजूद झटके से उठ बैठा। उन्होंने बेइख्तियार ही अपने जिस्म को रगड़ा, जैसे किसी चीज़ को दूर कर रहे हों। चौंक कर खुद को देखा, कहीं भी कोई जख्म नहीं था और वो बिस्तर पर थे। नजरें अंधेरे कमरे में दौड़ाई। वो अपने कमरे में थे, जिंदा, सही सलामत। एकदम उनका सर तकिए पर गिर गया और वो गहरी गहरी सांस भरने लगे। वजूद पसीने से भीगा पड़ा था। नहीं, 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 ये सिर्फ एक ख्वाब था, एक ख्वाब जिसे मैं कभी हकीकत नहीं बनने दूंगा। वो बड़बड़ाने लगे, खुद को यकीन दिलाने लगे। मैं अगर जमरा को ख़त्म करूंगा तो आहद मुझे ख़त्म कर देगा, लेकिन इससे पहले आहद को ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, इतनी जानों का बोझ नहीं उठा सकता। सुल्तान की मौत पहले ही मेरा सुकून तबाह कर चुकी है। अब तक मुझे उसकी वो लाल तकलीफ भरी आंखें सुकून से सोने नहीं देती। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं आंसू से चेहरा तर हो चुका था। हर रास्ता तारीकी में गुम हो रहा था। दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो वो खुद का हुलिया ठीक करते हुए उठे और दरवाज़ा खोला। सामने उनकी बीवी खड़ी थी। मगरिब होने वाली है इब्राहिम, बाहर आए। इब्राहिम ने बिना कुछ कहे गर्दन को हल्की सी चंबीस दी। हुस्न आरा चली गई। वो खिड़की की तरफ आए और पर्दे हटाए। नीला आसमान काले बादलों में घिर रहा था। वो 2 दिन से सो नहीं पाए थे। आज दोपहर में ही उन्होंने नींद की गोली ली थी ताकि ज़रा सा सुकून मिल जाए, मगर सुकून अब कहाँ आना था। नींद में भी उन्हें बुरे ख्वाब सोने नहीं देते थे। उस रात को 2 हफ्ते हो चुके थे जब आहद और उनकी बात हुई थी। आहद उस दिन के बाद हवेली नहीं आया था। सिर्फ वही और अल्लाह जानता था वो क्या सोच कर बैठा होगा। वो बाहर आए तो सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। चाय और मीठा मेज़ पर रखा पड़ा था। हर एक इंसान खुश नजर आ रहा था, सिवाय जमरा के जो खामोश बैठी थी। अरे भाई साहब, आप भी मिठाई खाए ना। बशर ने उठकर उन्हें भी मिठाई खिलाई। इब्राहिम ने आबरू उठाकर बशर को देखा। ये मिठाई क्यों? आप दादा जो बनने वाले हैं। इब्राहिम साकित रह गए। बेइख्तियार सामने बैठी जमरा को देखा। जमरा भी उन्हें ही को देख रही थी। इब्राहिम की आंखों में एकदम कई जज्बात उमड़ आए थे। उनके कदम बेइख्तियार ही जमरा की तरफ बढ़ गए। बहुत नरमी से उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। जमरा अपनी हैरानगी छुपा नहीं सकी। वो उसकी हैरानगी देखकर उदासी से मुस्कुरा दिए थे। जिस औरत के सर से बाप का साया वो छीन चुके थे, आज वही औरत उनकी नस्ल आगे बढ़ाने जा रही थी। अल्लाह तुम दोनों को जिंदगी दे। वो उनको देख कर रह गई। ये वो आगा इब्राहिम नहीं थे जो इतने महीनों से वो देख रही थी। ये तो उसके आगा जान थे जिन्हें देखते हुए वो बड़ी हुई थी। आमीन। वो बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाई थी। वो खुश थे, बहुत खुश। उनकी औलाद की औलाद आ रही थी। जमरा ने उनके चेहरे पर खुशी के तासुर बगौर देखे थे। चंद लम्हे बाद वो कमरे में आई तो चार्जिंग पर लगा हुआ उसका फ़ोन बज रहा था। उसने फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखी। पसंदीदा शोहर लिखा आ रहा था। वो बेइख्तियार मुस्कुराई। ये नाम देखकर वो हमेशा हंस पड़ती थी। अहद ने जब अपना नाम ज़बरदस्ती का शोहर देखा था तो किसी बच्ची की तरह मुंह फुलाए फिरता रहा था। आखिर में उसका फ़ोन लेकर खुद अपना नाम रखकर वो माना था। हेलो घरवाली। फ़ोन को चेहरे के पास लाती हुई उसकी आवाज़ गूंजी। ये वीडियो कॉल थी। वो उन 2 हफ्तों में जब भी कॉल करता था तो वीडियो कॉल ही करता था। तुम गांव कब आओगे? ना चाहते हुए भी लहजे में उदासी घुल गई। आहद हल्का सा मुस्कुरा दिया। साफ क्यों नहीं पूछती कि तुम्हारे पास कब आऊँगा? जमरा ने लब काटते हुए नजरें चुराई थी। वो अपने हामला होने की खबर घर में बता चुकी थी, लेकिन आहद को अभी नहीं बताना चाहती थी।
वो चाहती थी कि जब वो आएगा तो ही वो उसे बताएगी। उसने घर वालों को भी मना कर दिया था। मुझे नहीं पता, बस अब तुम वापस आओ। वो एकदम ही बिगड़ गई थी। आजकल तो वैसे भी उसे हर छोटी बात पर रोना आ जाता था। क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? अहद ने उसे छेड़ा। मकसद उसका ध्यान भटकाना था। अगर हाँ कहूंगी तो आ जाओगे? आहत चुप हो गया, फिर बेबसी से सांस भरते बोला, घरवाली, बस कुछ दिन की बात है। वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसे वाकई जमीन के काम ने फंसा रखा था। ठीक है, मैं कर लूंगी इंतजार। वो एहसान करने वाले अंदाज में मिनमिनाई थी। थैंक यू वाइफी। तशक्कुर भरे अंदाज में जवाब आया था। 2 दिन बाद की सुबह बहुत खामोश थी। ये तूफान से आने की पहले की खामोशी थी। 2 दिन बहुत अच्छे से गुजरे थे और लोगों को आज भी यकीन था कि आज का दिन भी अच्छा ही गुजर जाएगा। हमारी जिंदगी में भी जब कोई तूफान आता है तो उससे पहले सब कुछ सही और अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी ठहर गई हो। रोज सुबह की तरह सफेद हवेली की डाइनिंग रूम में खाने की महक फैली हुई थी। घर के मकीन नाश्ता करते करते खुशखबरियों में मसरूफ थे। आगा जान कहाँ है? निहाल ने उनके बारे में इस्तफसार किया। वो किसी काम से गए हैं, कौन सा ये नहीं पता, हुस्न आरा ने बताया। जमरा, ये बादामों वाला हलवा खाओ, मैंने खास तुम्हारे लिए देसी घी का बनवाया है। हुस्न आरा ने जमरा की प्लेट में हलवा डालते हुए बताया था। जब से दादी बनने की खुशी मिली थी, उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। जमरा ने बमुश्किल से सिर्फ 2 निवाले खाए थे, फिर उसने प्लेट परे कर दी। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे जब मैं और तुम्हारे माँ हमला थे ना, तो हमने तो बड़े शौक से खाया था। वो तासुब से कहने लगी तो जहाँ आरा ने उनकी बात से इत्तेफाक किया, जमरा ने जवाब में बस आंखें गोल की। नाश्ते के बाद वो कमरे में आ गई। आहद के अलमारी के सामने खड़ी वो उसकी चीजें समेट रही थी। कल आहद ने ही उसे कहा था कि उसकी एक घड़ी नहीं मिल रही उसे, शायद अलमारी में हो। अचानक कोने को साफ करते हुए उसकी नजर एक चाबी पर पड़ी थी। ये चाबी उसकी सेफ की थी। उसने वो उठाकर देखी। ये यहाँ कैसे और कब आई, उसे कोई इल्म नहीं था। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ ये असली चाबी की नकल है। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी और उसी चाबी से अपना सेफ खोला। अंदर कुछ जरूरी कागजात के साथ 2 मजीद चीजें रखी थी। एक बक्सा जो आज ने उसे मुंह दिखाई में दिया था और दूसरा वो कार्ड जिसमें वो 3 नंबर लिखे थे। वो उन नंबर्स का मतलब जानती थी और अब तक सच को ढूंढने की तलाश में थी। आहद ने इस चाबी की नकल अपने पास क्यों रखी थी? सवाल ये उठता था। ज्यादा न सोचते उसने सेफ बंद किया, मगर एकदम ही वो ठहर गई। सेफ दोबारा खोला और वो बंदूक का बक्सा निकाला। बक्से के लॉक के नीचे सफेद रंग का स्टिकर लगा था। जमरा का सांस थम गया। हाथ और लब बे इख्तियार ही दिल की तरह कपकपाने लगे थे। उस सफेद स्टिकर पर स्याही से लिखा वो अदद था जिसने जमरा को अपनी जगह मुंजमद कर दिया था। 707। उसके नीचे बहुत ही बारीकी से कुछ और भी लिखा हुआ था। सिंबल ऑफ विक्ट्री। जमरा मानो बर्फ की बन गई हो। धोखा, फरेब, तकलीफ, गुस्सा, बेबसी, कितने जज्बात थे जो इस वक्त उसकी आंखों में दिख रहे थे। बिल आखिर वो सच तक पहुंच चुकी थी और ये सच उसे अंदर तक ला गया था। गांव के मैदान में लोगों का मजमा लगा हुआ था। हर छोटा बड़ा बूढ़ा इंसान वहां मौजूद था। सामने मीडिया वाले अपनी नई ताज़ा खबर लेने के लिए तैयार बैठे थे। उन सब के सामने इब्राहिम बैठे थे। बहुत से माइक मेज पर उनके सामने लगे थे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने यूं अचानक आप सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। वो सामने सबको देखते हुए माइक में कह रहे थे। सपाट चेहरा लिया, अपना एतराफ़ जुर्म करने के लिए। हर सू में दबी दबी आवाज़ें गूंजी थी। आज मैं अपने उस जुर्म का एतराफ़ करने जा रहा हूँ जिसने एक हंसता बसता घर तबाह कर दिया। लालच के हवस ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने 3 बेकसूर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबके जहन में कई सवाल उभर रहे थे। मैदान में बे इख्तियार ही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ गूंजी। लोगों की हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ। 4 हवलदार निकलकर 2-2 की सूरत में इब्राहिम के पीछे आ खड़े हुए थे। आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है नवाब साहब कि नौबत यहाँ तक आ गई? मीडिया में बैठी एक औरत ने पूछा। ऐसे ही मजीद सवाल और किए गए। इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। सुल्तान की तकलीफ ज़दा चेहरा उनके सामने आया था। मैं इब्राहिम हाकिम नवाब ये एतराफ़ करता हूँ कि मैंने अपने भाई सुल्तान हाकिम नवाब यानी इस गांव के सरबराह का कत्ल किया था और उसकी मौत को हार्ट अटैक का नाम देकर अपने घर वालों और गांव वालों को गुमराह भी किया था। वहां खड़ा हर एक शख्स शल और साकित रह गया। कुछ के हाथ उनके लबों के पास
खुद ब खुद चले गए थे, तो कुछ की आंखें खौफ से वाह हो गई। 4 गाड़ियां मैदान में आकर रुकी थी और नवाब खानदान के मकीन बाहर निकले। वो सब सुन चुके थे इब्राहिम का एतराफ। हुस्न आरा बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। बशर की आंखों में अफसोस था, काजल की आंखों में बाप के लिए घिन साफ नजर आ रही थी। और जहां आरा, उनके पैरों तले तो जमीन ही किसी ने छीन ली थी। वो अगर किसी के सहारे खड़ी थी तो निहाल और हेजल थी, जिन्होंने उन्हें थाम रखा था। एसपी उसी लम्हे आगे आया और इब्राहिम के हाथ में हथकड़ी लगाई और 2 हवलदारों ने उनका बाजू पकड़ते हुए उन्हें झुंड से निकाला। गाड़ी में बैठने से पहले वो एक लम्हे के लिए रुके और अपने घर वालों को देखा। जो आंखें खाली थीं, उनमें एक मिन्नत भरा हुआ तासुर उमड़ आया था। शायद उनमें से उन्हें कोई एक माफ कर दे। वो गाड़ी में बैठ गए। गांव वाले एकदम ही भड़क उठे थे। मैदान उनके पीछे थी, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से निकालकर बिल आखिर ले गई थी। जानते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी सजा एक कातिल के लिए क्या होती है? उसके ज़मीर का जाग जाना। जो फांसी तशद्दुद हर एक ऐसी तकलीफ से बड़ी होती है। उन तकलीफों से इंसान आज़ाद हो जाता है, मगर ज़मीर का जाग जाना उस इंसान की सोच, भूख, प्यास, हर एक चीज़ ख़त्म कर देता है। न दिनों को सुकून रहता है, न रातों का चैन बसता है। सिर्फ पछतावा ही पछतावा रह जाता है। इब्राहिम विला की लॉन की घास गीली थी। आसमान काले बादलों में घिरा हुआ था। ऐसे में ऑफिस रूम में देखो तो कलम को उंगलियों में महारत से घुमाते हुए आहद इब्राहिम बैठा था। उसकी नजरें सामने टीवी पर जमी थी, जहां नई ताज़ा खबर चल रही थी। वो खबर उसके बाप की थी। लबों पर मायने खेजी मुस्कुराहट जमाए हुए वो लुत्फ लेते हुए रिपोर्टर की बात सुन रहा था। वो खुश था, होता भी क्यों ना। आखिर को जिंदगी में पहली बार उसने कोई अच्छा काम किया था। हवा का रुख एकदम ही बदला और दरवाज़ा किसी तूफान की तरह खुला था। आहद बे इख्तियार उठ खड़ा हुआ। कमरे में दाखिल होने वाली कोई और नहीं बल्कि जमरा सुल्तान थी। सुरमई आंखों में अंगारे लिए वो उसके सामने आ खड़ी हुई और अगले ही लम्हे हाथ में मौजूद बंदूक उसके सीने पर तान गई। आहद की मायने खेजी मुस्कुराहट गहरी हुई। वेलकम होम वाइफी। बाहें जरा सी फैलाते हुए बड़ी खुशी से इस्तकबाल किया था। जमरा ने लब भींच लिए थे। कलमा पढ़ लो डियर हस्बैंड, क्योंकि जिस लम्हे तुमने मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए, उसके अगले ही लम्हे इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में धर दी जाएंगी। वो किसी शेरनी की तरह गुर्राई थी। आहद ने एक नज़र अपने सीने पर तानी गई उस बंदूक को देखा। ये वही बंदूक थी जो उसने अपनी बीवी को उसके मुंह दिखाई में दी थी। उसने फिर जमरा को देखा। मुस्कुराहट बरकरार थी। क्यों नहीं घरवाली, आखिर को ये मेरे लिए फख्र की बात होगी, ऐसी खूबसूरत मौत मरना। जमरा के तासुर बदल गए। ये शख्स जैसे पहले से ही उसके लिए तैयार बैठा था। मेरे बाप का कातिल कौन है? सर्द लहजा, सर्द तासुर। आहद ने जवाब नहीं दिया, बस उसे शानों से थामते हुए उसका रुख मोड़ दिया जहां टीवी पर अब बार बार एक ही खबर चल रही थी। जमरा बे इख्तियार ही पीछे को लड़खड़ाई। आहद की पुश्त ने उसे सहारा दिया था। इतना बड़ा धोखा, क्यों क्यों खेला ये खेल? आहद ने उसके होठों को कपकपाते देखा। तुम जानते थे बाबा का कत्ल हुआ है, तुम ये भी जानते थे कि कातिल कौन है, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। वो टीवी पर अपने बाप के कातिल को देखती किसी ट्रांस किसी कैफियत में बोल रही थी। तुमने फोटोज गायब की थी, यावर को तुमने भेजा था। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरा बाप छीन लिया और तुम चुप रहे, खामोशी से मेरी बेबसी का तमाशा देखते रहे। उसकी आवाज़ रुंध चुकी थी। आंसू किसी सैलाब की तरह गालों पर फिसल रहे थे। हमारे बीच तो सब कुछ ठीक हो रहा था ना, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा आहद? क्यों तोड़ा तुमने मेरा एतबार? मैंने इसलिए तो दोबारा एतबार करना नहीं सीखा था कि तुम उसे इतनी बुरी तरीके से तोड़ दो। वो अब तक उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। आहद के दिल को मानो किसी ने कोई तीर घोंप दिया हो। जमरा ने कर्ब से आंखें बंद की और गहरी सांस भरते हुए गीली सांस अंदर खींची। वो जब मुड़ी तो आहद को उसकी आंखों में नफरत और तकलीफ दिखी। आहद के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। तुम जानना चाहती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। इंतकाम की आग में पागल हो गई थी तुम। अगर उस वक्त मैं आकर तुम्हें सब बता देता तो तुम बाबा को मार देती, बिना सोचे बिना समझे। और जानती हो इसका अंजाम क्या होता? तुम सारी जिंदगी अंदर से घुटती रहती, कभी जी नहीं सकती, बिल्कुल बाबा की तरह। मैं तुम्हें किसी पछतावे या गिल्ट में नहीं देख सकता था, इसलिए उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। उसने अपने हर एक गलती की वजाहत की। अपनों के कत्ल का बोझ बहुत भारी होता है, उसे हर कोई नहीं उठा सकता। वो धीमे लहजे में बोला, बाबा से बहुत मोहब्बत थी तुम्हें,
तुम खुद बताओ, क्या खुश रह पाती तुम उनका कत्ल करके? क्या आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकती थी? तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके दिल पत्थर के होते हैं। तुम्हारा दिल मोम है, और मैं इस दिल में पछतावा नहीं भरना चाहता। जमरा साकित खड़ी उसे सुने गई थी। इससे पहले जमरा कुछ कहती, अहद ने उसका पहलू में गिरा हुआ हाथ थामा और उसके हाथों में मौजूद बंदूक अपने सीनों पर तान दी। मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, अब तकलीफ महसूस करने की बारी मेरी है। जमरा ने हाथ पीछे करना चाहा, मगर आहत की गिरफ्त ने उससे ये करने से बाज रखा। पुल द ट्रिगर। जमरा की आंखें खौफ से वाह हुई थीं। उसने सुस्त रवि से नफी में सिर हिलाया। मैंने कहा गोली चलाओ जमरा। जमरा की आंखों में आंसू रवानी से बहने लगे थे। क्या वो ऐसा कर सकती थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उस शख्स पर तो एक खराश भी उसके दिल को बेबस करने के लिए काफ़ी थी। फिर वो उसकी जान कैसे ले सकती थी? जान तो दूर की बात है, वो तो उसे तकलीफ देने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। वो मुसलसल बंदूक हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जैसे मरने की जिद थाम बैठा था। छोड़ो इसे, पागल हो गए हो क्या? वो बेबसी से चीख पड़ी। एकदम ही ट्रिगर दबा और गोली चल पड़ी। जमरा अपनी जगह से हिल तक न सकी थी। उसने अपना हाथ देखा जिसमें उसने बंदूक थाम रखा था, जो अब आहत की गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी। खौफ से नजर उठाकर देखा तो सामने खड़ा शख्स सही सलामत खड़ा था। गोली आहत के पास से गुजरकर खिड़की पर लगी थी। जमरा की सुस्त पड़ती धड़कनों ने रवानी पकड़ी। उसने बंदूक झटके से अपनी पहुंच से दूर फेंक दी थी। अगले ही लम्हे वो आहत की तरफ बढ़ी थी। वो पागलों की तरह उसके बाजू सीने पर हाथ फेरने लगी थी। कहीं कोई खून, कोई चोट तो नहीं थी? वो ठीक था, या खुदाया वो ठीक था? जमरा ने सकून भरी सांस भरी और सर्द नजरें उठाकर उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जमरा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। आहत का चेहरा बेइख्तियार ही दूसरी तरफ लुढ़क गया, मगर बिना कुछ बोले पुरसकून से उसने फिर रुख उसकी तरफ मोड़ लिया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? अभी गोली तुम्हें लग जाती तो? वो उसके शर्ट का कॉलर सख्ती से मुट्ठियों में भींचती उस पर गुर्राई थी। वो अब तक बुत बना खड़ा रहा। तुम खुदगर्ज हो आद इब्राहिम, बहुत बड़े खुदगर्ज। अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपनी औलाद का ही सोच लेते, जो अभी इस दुनिया में आई तक नहीं है। वो गुस्से से फट पड़ी थी। आद का चेहरा एकदम ही बदल गया। उसने चौंक कर उसे देखा। औलाद? वो बड़बड़ाया था। बाप बनने वाले हो तुम, लेकिन तुम्हारी अकल अब तक तुम्हारे घुटनों में है। वो एक लम्हा काफ़ी था आहद इब्राहिम की दुनिया बदलने के लिए। उसकी पसंदीदा औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी उस शख्स के लिए। जमरा हमारा बच्चा? उसने धड़कते दिल से एक आखिरी बार अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। हमारा नहीं, मेरा, सिर्फ मेरा हक होगा उस पर। वो इतनी जोर से चीखी थी कि आहद 2 कदम पीछे हो गया था। वो कोने में गई और जमीन पर गिरी हुई बंदूक उठाकर उसके पास आई। तुम ये बंदूक लो और खुद को गोली मारकर मेरी और मेरी औलाद की जिंदगी से दफा हो जाओ। उसने बेइख्तियार ही वो बंदूक आहत की तरफ फेंकी। वो सीधा जाकर आहत के माथे पर लगी थी। ये निशाना गलती से लगा था। इससे पहले वो उसे रोकता, जमरा वहां से जा चुकी थी। आहत ने अपने माथे पर हाथ फेरा। वहां से छोटी सी खराश थी, जहां से कतरा कतरा खून रिस रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बरक रफ्तारी से अपनी बीवी के पीछे गया था। आसमान स्याह पड़ रहा था। तेज हवा और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सर्द कर रखा था। ऐसे में हवालात के कमरे में लकड़ी की कुर्सी पर इब्राहिम बैठे थे। सर दीवार से लगाए वो ऊपर लगे एक छोटे पीले बल्ब पर नजरें जमाए हुए थे। कंधे ढलक रहे थे। वो जैसे अपने अंदर की जंग से थक चुके थे। सलाखों के पार एक हवलदार आकर खड़ा हुआ और उन्हें पुकारा। इब्राहिम ने सर उठाकर देखा तो पीछे से 2 लोग आ रहे थे। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो 2 लोग आहद और जमरा थे, उनका बेटा और उनकी बहू। कहते हैं रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि यही रिश्ते हमारी खुशियों को उजाड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। उन पर अंधा एतबार हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। वो कहते हुए हवालात के सामने आ खड़ी हुई। इब्राहिम उसे नरम तासुर लिए देखते रहे। बेटा बेटा कहकर मुझसे मेरी ही बाप को छीन लिया। उसका लहजा अजियत से लबरेज था। ये अजियत बहुत ज़्यादा थी। अपनों का फरेब वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने क्यों किया ऐसा। मैं बस आपसे ये जानने आई हूँ, क्या एक बार भी आपको मेरे बाप की जान लेते हुए तकलीफ महसूस नहीं हुई? आपका दिल नहीं कांपा? अरे कोई कैसे कैसे इतना संगदिल हो सकता है? आंसू थे कि थमने का नाम तक नहीं ले रहे थे। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपने बड़ों पर एतबार करना सीखते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि अपनों पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब अपने ही पीठ पर खंजर घोंपे तो हम किस पर एतबार करें?
ابراہیم نے بے بسی سے اسے دیکھا، ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ زمرہ نے ان کی منت پر تلخی سے ہنس دی۔ نہیں کر سکتی، معاف کرنے کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ظرف میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنے کہتی مڑ گئی۔ پیچھے اس کا شوہر کھڑا تھا، جو اپنے باپ کے برابر مجرم تھا۔ احد کو ایک نظر دیکھتے وہ پاس سے گزر گئی۔ وہ یہاں ایک آخری بار ابراہیم کو دیکھنے آئی تھی، اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ انتقام نہ سہی، اس کے باپ کو انصاف مل گیا تھا۔ اگلا دن ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ مجرم کے اعتراف جرم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ابراہیم حاکم نواب کو سلطان حاکم نواب کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ کورٹ روم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے لوگوں کے ہجوم سے خالی ہوتا گیا۔ پولیس ابراہیم کو ہتھکڑی لگائے ہوئے کورٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ آج ابراہیم کو حوالات سے جیل میں بھیج دیا جانا تھا، عمر بھر کے لیے۔ ان کے گھر والے آج ایک آخری بار ان سے ملنے بھی آئے تھے۔ وہ سب ان پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر سب نے انہیں ان کی اندر کی جنگ لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد زندگی تھوڑا پرسکون لگنے لگی تھی۔ عام اور پرسکون زندگی جینا بھی ایک نعمت ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی فلموں اور ڈراموں میں نظر آتی ہے۔ سلطان حویلی میں پھر خوشیاں لوٹنے لگی تھی۔ آج حویلی اور گاؤں پورا سجا ہوا تھا۔ لوگوں کا شور، کھانوں کی مہک اور بچوں کی بھاگتے ہوئے کھلکھلاہٹ۔ زمرہ کے کمرے میں دیکھو تو وہ گلابی ساڑی میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے کھڑی اپنے کانوں میں ہیروں کے جھمکے ڈال رہی تھی۔ آج زین کا نکاح تھا سارہ کے ساتھ۔ یہ زین کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب اس نے سارہ کے باپ کو زمرہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا کہ 4 رشتے ان کی بیٹی کے ٹوٹ گئے، اس غلطی پر جو اس نے کی بھی نہیں تھی۔ حویلی میں سب سے زیادہ حیران زمرہ ہوئی تھی جب اس نے زمرہ سے خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ زین سے سارے گلے شکوے ختم کر چکی تھی۔ زین نے جان بوجھ کر اس کے کردار پر الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے جھانسے میں ہی آیا تھا۔ اسے واقعی ہی زمرہ کے بلاوے آیا تھا جو ابراہیم نے بھیجا تھا۔ ساڑی کا پلو سنبھالتے وہ باہر آئی۔ مہمان لون میں آ چکے تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہی تھی۔ جب اس کی نظر نہال اور کاجل پر پڑی، کاجل نیچے جھکا ہوا نہال کے ہیلز کی ڈوری باندھ رہا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ نہال کی بچکانی حرکت سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن آج وہ ساتھ تھے۔ کچھ رشتے بھلے ہی غلط طریقے سے جڑے ہوں، مگر ان کا انجام خود اللہ طے کرتا ہے۔ پھر اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی، جو اب خوش نظر آ رہی تھی، اور ان کی خوشی کی وجہ زمرہ کے آنے والی اولاد تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے کندھے پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر کریم کلر کا ویسٹ کوٹ پہنے احد ابراہیم کھڑا تھا، اس کا شوہر، جس سے وہ 2 ہفتوں سے بول چال بند کر چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ احد اس کی سرد نگاہوں کو نظر انداز کرتا اس کے گرد شال اچھے سے لپیٹنے لگا۔ وہ اسے اسی طرح نظر انداز کرتی مڑ گئی، جبکہ اس کی شال کی خوشبو اور اس کی گرمائش زمرہ کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھی۔ چند لمحے بعد سب ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ زمرہ ہر ایک میز پر جا کر ہر ایک مہمان کو وقت دے رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر پڑتی ہوئی نظریں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے یہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نظریں کس کی ہیں۔ کچھ ثانیے بعد اسے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ اکتاہٹ سے اس نے رخ موڑا۔ بہت کر لی خاطرداری تم نے گھر والی، اب تمہیں بیٹھ کر کچھ کھا لینا چاہیے، وہ دھیمے لہجے میں کہتا، ایک ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے ہوئے اور دوسرے سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے مہمانوں کے ہجوم سے دور لے آیا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ احد کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بے اثر سا اسے لیے صوفے کے پاس آیا اور اسے آرام سے وہاں بٹھایا۔ مجھے اپنی عورت کا خیال رکھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادگی سے بولا۔ زمرہ نے لب گھیس لیے۔ نیچے جھکتے اس نے اس کی ہیلز اتاری اور اس کے پاس صوفے پر ذرا فاصلے پر بیٹھا۔ اس نے زمرہ کے پیر اپنی گود میں رکھ دیے۔ زمرہ نے اپنے پیر پیچھے کرنے چاہے، مگر احد نے اس کے پیروں پر گرفت مضبوط کرتے اسے مصنوعی گھورا۔ بیٹھی رہو اور خبردار جو دوبارہ بھاگ دوڑ کی تو، وہ ذرا سختی سے بولا۔ زمرہ غصے سے چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ احد تعصب سے سر ہلاتا ہوا اس کی ایڑیاں دبانے لگا۔ چند لمحے بھی نہیں لگے تھے جب زمرہ کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس شادی کی بھاگ دوڑ میں وہ اپنا آرام کا نام جیسے بھول چکی تھی، جبکہ نیند آج کل ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ احد اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے۔ زمرہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ احد اسے دیکھ کر معنی کھینچی سے مسکرایا۔ بھاری ہو گئی ہو گھر والی، زمرہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔
फजूल मत बोलो। वो उसके एक कंधे पर जोर से मारती हुई दूसरे कंधे पर सरक गई थी। आंखें फिर बंद कर ली। हल्का सा हंसते हुए वो उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह हवेली के मकीन सारा और जैन के साथ हुस्न आरा और हेजल को खुदा हाफिज करने के लिए बाहर पोर्च में खड़े थे। जैन हुस्न आरा और अपनी बीवी को कनाडा लेकर जाना चाहता था। हुस्न आरा का यहाँ रहना बार बार उन्हें उनके शोहर का फरेब याद दिला रहा था। हेजल अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने कनाडा जाना चाहती थी। आहद इस चीज़ पर राजी नहीं था, लेकिन उसकी जिद के आगे वो घुटने टेक गया, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बन जाए। आहद हेजल से अच्छे से मिलने के बजाय उसे मुसलसल वहाँ के लड़कों से दूर रहने की तंबी कर रहा था। हेजल ने मदद के लिए जमरा को देखा, जो सादगी से शाने उचका गई। अगर किसी लड़के ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसका सीधा मुंह तोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब तासुब से आहद को देख कर रह गए। भाई, इसको ये आप कोई 20वीं दफा कह चुके हैं, काजिल ने आंखें गोल करते हुए कहा। आहद ने उसे बेइख्तियार घोड़ी से नवाजा। बचपन से लेकर अब तक इसे अपनी छाँव में रखा है। ये तो इसने जिद बांध ली है दूर जाने की, वरना मैं जमान को दी हुई जबान कभी नहीं तोड़ता। वो अब तक मुतमईन नहीं हुआ। हेजल ने गहरी सांस भरी। आप कोई जबान नहीं तोड़ रहे, मैं अब भी आपकी जिम्मेदारी हूँ। बस रहने के लिए कहीं और जा रही हूँ, और अकेली थोड़ी हूँ मैं। जैन, सारा और आंटी होंगे ना वहाँ भी मेरे साथ। उसने उसे तसल्ली दी, जबकि वो जानती थी कोई फायदा नहीं। सबसे मिलने के बाद वो बिल आखिर अपने सफर को निकल पड़ी थी। बाकी सब अंदर आ गए, क्योंकि मुलाजिम मेज पर नाश्ता लगा चुके थे। नाश्ता तो कर ही सकते थे वो लोग हमारे साथ। जहाँ आरा बहन के जाने से उदास थी। अम्मी, उनकी फ्लाइट है, वो वहीं खा लेंगे। जमरा ने नरमी से समझाते कुर्सी संभाली। उसी लम्हे आहद भी उसके साथ आ बैठा। वैसे आजकल कोई मजनू बना घूम रहा है, नेहाल ने हल्की खिलखिलाहट के साथ अचानक तंज किया था। मेज पर बैठे सबने अपनी हंसी दबाई थी। आहद उसको घूर कर रह गया था, जिसे निहाल ने बेनियाजी से नजरअंदाज कर दिया। काजिल, तुम्हें पता है परसों जो टेस्ट तुम इससे ले रहे थे वो इसने चीटिंग करके लिखा था। निहाल ने खौफजदा चेहरा से आहद को देखा। वो उसे देखते हुए मायनी खेजी से मुस्कुरा रहा था। क्या? और मुझे लगा था कि मेरी बीवी सुधर गई है। काजिल ने गुस्से से अपने पास बैठी लड़की को देखा। काजिल, भाई झूठ बोल रहे हैं। उसने फौरन अपना दिफा किया था। लो, भला मैं भी कभी झूठ बोलता हूँ क्या? शराफत से पूछते उसने सबको देखा। हाँ। मेज पर बैठे हर एक का जवाब एक साथ आया था, सिवाय जमरा के, जो उस पूरे तमाशे में खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थी। आहद ने सबको दुखी नजरों से देखा। बीवी का तो पहले ही खून सफेद हो गया था, अब घर वाले भी मेरे खिलाफ हो गए। सबने आंखें गोल करते ताज्जुब से सर हिलाया। तुम आज दोबारा टेस्ट दोगी? काजिल ने दांत पर दांत जमाते हुए उसे हुक्म दिया था। वो उदासी से उसकी बात मानने की और कुछ कर सकती थी। वो बालकनी में खड़ी ढलती हुई शाम को देख रही थी। जब उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई, वो मुड़ी तो देखा कमरे में जहां आरा दाखिल हो रही थी। वो पास आकर जमरा के साथ आ खड़ी हुई। अपने कमरे में वापस कब जाने का इरादा है? वो संजीदा थी। मैं अपने कमरे में ही हूँ, सादगी से बताया। तुम्हारा कमरा ये नहीं है, अब तुम्हारा कमरा वही है जो आहद का है। उनका लहजा सख्त हुआ था। जमरा ने जवाब नहीं दिया। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें धोखे में रखा है, ये भी जानती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची, लेकिन जितनी सजा तुम उसे दे चुकी हो वो काफ़ी है। जमरा तल्खी से हंस पड़ी थी। 8 माह की तकलीफ सिर्फ 2 हफ्ते की सजा में काफ़ी हो गई? वाह अम्मी। जमरा, हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और बहुत सी गलतियाँ दरगुजर करनी पड़ती हैं, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो उसे समझाने लगी। इस वक्त तुम्हें आहद की ज़रूरत है, और आहद को तुम्हारी। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए यूं नाराज होकर अलग रहना मसले का हल नहीं। कम से कम आहद का नहीं तो खुद के और अपनी आने वाली औलाद के बारे में सोचो। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी जालिम हूँ जो अपनी औलाद को उसके बाप से अलग कर देगी? नहीं अम्मी, मैं अभी इतनी संगदिल नहीं हुई। बाप का साया औलाद के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आंसू कब उसके गाल पर बहने लगे थे उसे एहसास ही नहीं हुआ। जहाँ आरा ने उसे बेसख्ता ही अपनी आगोश में ले लिया। औलाद को दूर नहीं करोगी, और खुद का क्या? हाँ, क्या तुम खुद उसके बगैर रह सकोगी? चलो खुद की भी छोड़ दो, क्या वो तुम्हें खुद से दूर रहने देगा? आखिरी बात पर वो दोनों माँ बेटी बेसाख्ता ही मुस्कुराई थी। बहुत ढीठ है आपका दामाद, उसके लकब पर जहाँ आरा ने उसे मसनूई आंखें दिखाई थी। जैसा भी है, लेकिन एक बात याद रखना, जान छिड़कता है तुम पर, वो यकीन से बता रही थी। इसलिए गिले शिकवे मिटाकर अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत करो। 18 साल बाद कब्रिस्तान गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और सूरज गुरूब होने के करीब था।
पोलो टी शर्ट और जीन्स में मलबूस लड़का एक कब्र के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ा था। कब्र पर अभी ताज़ा पानी और ताज़े फूल डाले गए थे, जिनकी महक कब्रिस्तान में फैली हुई थी। उस लड़के ने दुआ खत्म करते चेहरे पर हाथ फेरा और आंखें खोली। सुरमई आंखें। वो लड़का साफ रंगत का मालिक था। चेहरे पर संजीदा तासुर थे, मगर आंखों में नरमी की रमक थी। उसने एक आखिरी नजर कब्र के तख्ते पर कुंदा नाम पर डाली, इब्राहिम हाकिम नवाब। वो पलट गया। बाहर आकर वो स्याह गाड़ी में बैठा। चले अंकल, नरमी से सामने बैठे बड़ी उम्र के आदमी को बोला तो वो अस्पात में सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा गया। इस्लामाबाद, इब्राहिम मैंशन। जोई नहीं, इसे खाते नहीं है। शहद जैसी मीठी आवाज़ कमरे के ड्रेसिंग रूम में गूंजी थी, जहां अलमारी खुली हुई थी और पूरे ड्रेसिंग रूम में मर्दों के कपड़े बिखरे पड़े थे। अलमारी के सामने 3 फुट 4 इंच की बच्ची बड़ा सा कोट पहने नीचे झुकी अपने पपी के मुंह से सियाह टाई निकालने के लिए तगोदो में थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आवाज़ पर वो चौंकी। बर्क रफ्तारी से सर उठाकर अपनी बड़ी और भूरी आंखों से सामने खड़ी औरत को देखा। अनाबिया बाबा के लिए तैयार हो रही है। वो अपने छोटे छोटे सफ़ेद दांत निकालते हुए चीखते हुए बोली, या खुदाया, अनाबिया अलमारी का क्या हाल बना दिया है, और ये टाई इसके मुंह में क्या कर रही है? सुरमई आंखों वाली औरत ने पहली नज़र ड्रेसिंग रूम पर डाली और दूसरी उस पपी पर। ममा, ये सब कुछ गंदी जोई ने किया है। पोमिस, मैंने इसे बहुत मना किया था। वो उसे वजह देने लगी थी, या अगर ये कहें कि बेचारे जानवर पर इल्ज़ाम लगाने लगी थी तो गलत नहीं होगा। बिया, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा मना किया है कि अलमारी से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हारा फैशन जो ख़त्म ही नहीं होता। उस औरत का लहजा सख्त था। अनाबिया ने निस्ला लब हल्का सा बाहर निकालते हुए उदासी से माँ को देखा। क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? पीछे से आती आवाज़ ने एकदम उनकी तवज्जो हासिल की थी। बाबा! बिया फौरन चहकते हुए सामने खड़े मर्द की तरफ भागी, जो आंखों में ऐनक जमाए ड्रेस शर्ट और पैंट में मलबूस था। वो भी इख्तियारी झुका और उसके पास भागती हुई बिया को बाहों में उठा लिया। मेरा बच्चा! बे इख्तियार बेटी की पेशानी चूमी। बाप की गर्दन के गिर्द छोटे बाजू बांधते हुए वो खिलखिला रही थी। आहद, तुम इस बार बीच में नहीं आओगे। सख्ती से तंबी किया था। जमरा, जहाँ आना का मामला होगा वहाँ मैं ज़रूर बीच में आऊँगा। आहद अज़म से बोला। अच्छा, तो फिर ये जो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी अलमारी का बेड़ा गर्क किया है ना, इसे तुम खुद ठीक करोगे ताकि तुम्हें थोड़ा एहसास हो। जमरा बिगड़ कर बोली। आहद ने लब भेजते उसके पीछे खड़े हुए उस जानवर पर नजर डाली। अगर उसकी आना उसे पसंद न करती होती तो बेचारा जानवर कब का लावारिस हो चुका होता। सब इस कुत्ते की वजह से हुआ है। वो दांत पर दांत जमाए उस जानवर को घूरता रहा। कुत्ता नहीं है वो, मेरा बेबी है जोई। उसके हिसार में कैद अनाबिया ने जोर से चीखा था। आहद का चेहरा बेसाख्ता ही दूसरी तरफ गया था। हाँ, कुत्ता नहीं है वो, आना का बेबी है। जमरा मुस्कुराहट दबाई बोली। आहद ने उसे घूरा था। सिर्फ वही अनाबिया को आना कह सकता था। ये इजाज़त उसने इन 5 सालों में किसी को भी नहीं दी थी। सब अनाबिया को बिया कहते थे, लेकिन सिर्फ आहद आना कहता था। तुम जाओ और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। जमरा उसको घूर कर रह गई। तासुब से उन बाप बेटी पर एक नज़र डालते वो कमरे से निकल गई। आहद बहुत बदल गया था। वो हर बुरी आदत छोड़ चुका था। अपने गुस्से को काबू भी करने लगा था। वो अब जमरा को अपनी हर एक बात बताता था। उससे कुछ भी नहीं छुपाना, वो जैसे भूल चुका हो, सिर्फ अनाबिया की शरारतों को छोड़कर। बाबा, मैं पारी लग रही हूँ ना? अनाबिया ने अपने वजूद से बड़े कोट पर नजर डालते हुए पूछा, जो आहद का था। आहद ने नर्म तासु से अपनी बेटी को देखा, जिसे वो अब तक अपने बाजू में उठाए हुए था। मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी प्रिंसेस है। अनाबिया सुर्ख फूले गालों के साथ खिलखिलाती थी। तो ये जल्दी जल्दी साफ करते हैं, फिर शाम के लिए रेडी भी तो होना है ना। उसे बेड पर बिठाते अपने कपड़े समेटने लगा। आज उनकी अपनी बारबेक्यू पार्टी थी, उनकी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। शाम ढल चुकी थी। लॉन में गद्दे रखे गए थे, साथ एक गिटार भी रखा पड़ा था। बारबेक्यू सेटअप थोड़ा दूर रखा गया था। सिर्फ अनाबिया की वजह से उससे धुआं बर्दाश्त नहीं होता था। उन गद्दों पर अब 4 लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में कम ऊंची मेज थी, जहां गर्म गर्म खाना रखा था। तो आखिरी पेपर कैसा गया तुम्हारा? आहद ने गोश्त की बोटी के छोटे टुकड़े करते प्लेट में रखा, जहां से बिया मजे से खा रही थी। जो गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस, बालों को 2 पौनी में बनाए हुए थी, वो प्यारी लग रही थी, बिल्कुल माँ की तरह। सामने बैठे जिस शख्स से आहद ने पूछा था, वो वही सुरमई आंखों वाला लड़का था। बहुत बेहतरीन गया, और मैं वापसी पर दादा की कब्र पर भी गया था।
उसने बात मुकम्मल करते साथ बेटी माँ को देखा, जिसका खाने से हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। भाई, आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? लुकमा खाते उसने सामने बैठे हुए लड़के को देखा। मैं अपनी बिया की चॉकलेट कैसे भूल सकता हूँ? मुस्कुराकर कहते उसने अपनी जेब से बड़ी चॉकलेट निकाली थी। अनाबिया भागकर भाई के पास आई और अपनी चॉकलेट ली। उसने हल्का सा हंसते अनाबिया को अपने हिसार में लिया और उसका माथा चूमा। अचानक बिया को भाई के साथ देखते जोई ने उन दोनों पर छलांग लगा दी थी। यार बिया, अपनी इस इकलौती औलाद को मुझसे दूर रखा करो, वरना किसी दिन ये मेरे हाथों जाया हो जाएगा। वह उकताहट से बोला। अनाबिया ने जोई को गोद में उठाते हुए अपने भाई को घूरा। खबरदार, जो मेरे बेबी को हाथ भी लगाया। वो गुस्से से बोली। आहत की दोनों औलाद को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बिल्कुल अपने बाप की तरह। शामिर, आहत ने उसे आंखें दिखाते बाज रहने का इशारा किया, क्योंकि सब जानते थे अनाबिया गुस्से में रो देती है। सॉरी बाबा। बड़ा बेटा होने का फर्ज अदा करते वह खामोश हो गया था। शामिर आहत की पहली औलाद था, सुलझा, समझदार और दिलकश। वो उसी साल 17 का हुआ था। बाबा, मैं आपको अपनी लिपि तो दिखाना भूल ही गई। अनाबिया फिर भागते हुए अपने बाप के पास आई थी और अपने छोटे हॉट गोल की सूरत बनाते अपनी गुलाबी लिपस्टिक दिखाई। अरे वाह, इसमें तो मेरी बेबी बहुत प्रीटी लग रही है। आहद ने गहरी मुस्कुराहट से उसकी तारीफ की थी। अनाबिया के गाल सुर्ख पड़े। अपनी तारीफ सुनते उसके गाल हमेशा हल्के हल्के सुर्ख पड़ जाते थे। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। शामिर ने उसे छेड़ा। बाबा। बिया ने मुंह बनाते हुए आहद को देखा, जो अपने बेटे को घूर रहा था। मेरे बच्चे, तंग मत करो उसे, वरना वो रो देती है। इस बार जमरा बोली थी। उसका अंदाज बिल्कुल भी संजीदा नहीं था। दोनों माँ बेटे हंस दिए, जबकि बाप बेटी उन्हें घूरते रहे। चंद लम्हे बाद स्पीकर पर गाना लगा हुआ था और शामिर उस धुन के साथ गिटार बजा रहा था। आहत बिया के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिए उस धुन पर डांस कर रहा था। वह खिलखिलाई थी जब आहत ने उसे दोनों बाजू के सहारे उठाकर गोल घुमाया। जमरा मोहब्बत से बाप बेटी को देख रही थी। अभी मीर ने गिटार परे रखकर माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे उठाया। शामिर के कंधे पर हाथ रखते हुए वो भी उसके साथ डांस करने लगी थी। शामिर ने माँ की उंगलियां पकड़ते उसे गोल घुमाया। वो भी इख्तियार खिलखिला दी। वो इस वक्त मुकम्मल लग रहे थे। उनकी औलादों ने उन्हें वाकई मुकम्मल कर दिया था। वो चारों थक कर बैठे तो शामिर ने अपना छोटा कैमरा निकाल लिया। उसने बहुत सारी ग्रुप सेल्फियां ली थी, जहाँ सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बिया मैडम के तो पोज ही निराले थे। भाई, अब मेरी सोलो पिक्चर लो। वो भाई का हाथ पकड़ती उसे दूर ले आई थी। उसे तस्वीरें लेने का बहुत शौक था और शामिर उसका पर्सनल फोटोग्राफर था। अब वहाँ सिर्फ जमरा और आहद बैठे थे। जमरा ने आहद के कंधे पर सर रख दिया। आहद ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द हिसार बांधते हुए उसे मजीद अपने करीब किया। वो दोनों दूर से अपने बच्चों को देख रहे थे और इसी तरह उनकी यह शाम भी हमेशा की तरह लड़ते, शरारत और हंसते हुए गुजर गई थी। उनकी जिंदगी अब पुरसुकून हो गई थी, लेकिन जिंदगी का हर बाब इस तरह पुरसुकून नहीं हुआ करता। जी, तो यहाँ होता है ये नॉवल कंप्लीट। और अगर आपको ये नॉवल पसंद आया है तो मैं कहूँगी कि आपको मेरे अकाउंट पर और भी नॉवल मिल जाएंगे इस तरह के, जैसे कप्स, मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, कर और कसस। तो इनका भी तकरीबन यही चैनल है और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे। और बाकी न्यू नॉवेल्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और ये नॉवल आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।